नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी 24 में। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। जी बिल्कुल। और ये अपडेट उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है जो इतने लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2025 के 19,838 पदों के लिए स्क्रूटनी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये उन 1749 अभ्यर्थियों के लिए सुधार का अंतिम मौका है। जिनकी किस्मत अब दांव पर लगी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और देखिए, इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में ये स्क्रूटनी है क्या। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग इसी शब्द को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। है ना? तो फिजिकल या जिसे हम पीईटी कहते हैं, उस समय उम्मीदवारों द्वारा जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे, चयन पर्षद यानी बोर्ड ने उन सभी की दोबारा और बहुत ही गहराई से जांच की है। मतलब एक तरह से क्रॉस चेकिंग हुई है। हाँ, एकदम। जिन अभ्यर्थियों के कागजों में या नाम में या किसी प्रमाण पत्र में कोई भी छोटी या बड़ी कमी मिली है, केवल उन्हें ही इस स्क्रूटनी लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, तो ये कोई नई छटनी प्रक्रिया नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई नई छटनी नहीं है, बल्कि जमा किए गए रिकॉर्ड्स का एक बहुत ही सख्त ऑडिट है। अब समझ में आया। और इस ऑडिट की सख्ती का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इस भर्ती के गणित पर नजर डालें तो कुल 19,838 पदों के लिए जो फिजिकल टेस्ट हुआ था, जो कि 11 मार्च 2026 के आसपास हुआ था। बिल्कुल, तो उस फिजिकल में लगभग 99,690 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मतलब सोचिए, करीब 1 लाख युवा चिलचिलाती धूप में दौड़ लगा रहे थे। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या में लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना पसीना बहा रहे थे। एकदम। लेकिन उस भारी फिजिकल टेस्ट को पास करने के बाद अब एक बंद वातानुकूलित कमरे में बैठे किसी अधिकारी की मेज पर केवल एक हस्ताक्षर या मोहर की कमी से उन 99,690 में से 1,749 अभ्यर्थियों को अपनी गलतियां सुधारने के लिए वापस पटना बुलाया गया है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ तो शरीर की पूरी ताकत झोंक दी जाती है ग्राउंड पर, हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक साधारण सा कागज का टुकड़ा उस पूरी मेहनत पर भारी पड़ जाता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इसे एक प्रशासनिक नजरिए से देखें तो क्या ये स्क्रूटनी किसी तरह की सजा है? देखिए, अगर प्रशासनिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की पारदर्शिता है। वो कैसे? जब भी इतने बड़े पैमाने पर, मेरा मतलब है लगभग 20,000 पदों पर भर्ती होती है, तो सिस्टम को ये सुनिश्चित करना ही होता है कि नौकरी उसी को मिले जो कानूनी रूप से हर मापदंड पर खरा उतरता हो। मतलब कोई लूप होल ना बचे। बिल्कुल। बोर्ड के पास ये पूरा अधिकार था कि वो फाइलों में गड़बड़ी देखते ही सीधे उन 1,749 आवेदनों को निरस्त कर देता, रिजेक्ट कर सकता था वो। अरे हाँ, वो तो सीधा फॉर्म कैंसिल कर सकते थे। एकदम। लेकिन इसके बजाय बोर्ड ने उन्हें पटना आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का और गलतियां सुधारने का मौका दिया है। ये तो वाकई प्रशासनिक लचीलेपन का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सजा नहीं, सुधार का मौका है। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी किसी वीडियो गेम के फाइनल लेवल तक पहुंच गया हो। अच्छा, कैसे? मतलब उसने सारे खतरनाक पड़ाव और फिजिकल चुनौतियां पार कर ली हों, लेकिन ठीक अंतिम दरवाजे पर आकर उसे याद आए कि लेवल 1 की एक जरूरी चाबी कहीं पीछे छूट गई है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया आप। है ना? और उस चाबी के बिना वो अंतिम दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो चलिए अब उन विशिष्ट कारणों की परतें खोलते हैं जिन्होंने इन 1749 लोगों को इस मुश्किल में डाला है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बड़ी गड़बड़ी एनसीएल यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर सामने आई है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। तो मैंने जो स्रोत पढ़े हैं उसके अनुसार कई छात्रों ने भारत सरकार वाला सर्टिफिकेट जमा किया है, जो अमान्य है। बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि केवल बिहार सरकार के प्रपत्र में बना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ही लेकर जाना है। देखिए, यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है उम्मीदवारों के बीच। वो कैसे? उम्मीदवार ये सोचते हैं कि उन्होंने जो दस्तावेज बनवाया है वो तो पूरी तरह असली है, जाली तो है नहीं, फिर वो अमान्य कैसे हो गया? सही बात है, असली कागज को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी दस्तावेज के असली या नकली होने की जांच है ही नहीं। अच्छा, तो फिर किस चीज की जांच है? यह विहित प्रपत्र यानी तय फॉर्मेट की जांच है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियम, नीतियां और जो फॉर्मेट होते हैं ना,
वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा तकनीकी सवाल उठता है। मतलब आम धारणा तो यही है कि भारत सरकार का कोई भी दस्तावेज राज्य स्तर के दस्तावेज से बड़ा होता है। लोग अक्सर ऐसा ही मानते हैं। तो अगर किसी उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय स्तर का यानी भारत सरकार की मोहर वाला जाति प्रमाण पत्र है, तो वो तो तकनीकी रूप से एक बड़े स्तर का प्रमाणिक कागज है ना। फिर एक राज्य सरकार उसे अमान्य क्यों कर रही है? क्या एक बड़े स्तर का सर्टिफिकेट छोटे स्तर पर काम नहीं आना चाहिए? इस तार्किकता को थोड़ा अलग ढंग से समझने की जरूरत है। देखिए, ये प्रमाण पत्रों के बड़े या छोटे होने का मामला बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है अधिकार क्षेत्र और आरक्षण रोस्टर का। भारतीय संविधान के तहत हर राज्य को अपनी डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी और सामाजिक स्थिति के अनुसार अपना अलग आरक्षण रोस्टर तय करने का अधिकार है। हाँ, मतलब हर राज्य की अपनी लिस्ट होती है। बिल्कुल। हो सकता है कि कोई विशेष जाति या वर्ग केंद्र सरकार की सूची में आरक्षित श्रेणी में आता हो, लेकिन बिहार राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वो सामान्य श्रेणी में गिना जाता हो। अरे हाँ, ऐसा तो कई जातियों के साथ होता है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए जब नौकरी सीधे बिहार राज्य सरकार की है, तो कानूनी रूप से ये अनिवार्य हो जाता है कि उम्मीदवार केवल उसी प्रपत्र का उपयोग करे जिसे बिहार सरकार ने अपनी स्थानीय आरक्षण नीतियों के आधार पर मान्यता दी हो। अब बात पूरी तरह समझ में आई। भारत सरकार का फॉर्मेट राज्य के विशिष्ट नियमों के साथ अलाइन नहीं होता। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब सिस्टम को सिर्फ आपका आरक्षण वर्ग नहीं जानना है, बल्कि ये जानना है कि क्या आप उस विशिष्ट राज्य के नियमों के तहत उस वर्ग में आते हैं या नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ EWS प्रमाण पत्र को लेकर भी एक बहुत ही बुनियादी गलती सामने आई है इस स्क्रूटिनी में। हाँ, मैंने भी देखा। बहुत से उम्मीदवारों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का EWS सर्टिफिकेट लगा दिया है, जिसे बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो व्यक्ति की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। प्रेजेंट सिचुएशन पर। हाँ, धन या संपत्ति कोई स्थिर चीज तो है नहीं। ये बहुत ही फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि किसी परिवार की स्थिति 2022-23 में बहुत खराब थी और वे उस वक्त EWS के मापदंडों में आते थे, लेकिन हो सकता है कि अगले ही साल उनके परिवार के किसी सदस्य की कहीं अच्छी नौकरी लग गई हो, या शायद उन्होंने कोई पैतृक जमीन बेच दी हो जिससे उनके पास पैसा आ गया हो। बिल्कुल, जिससे उनकी आय सीमा तय मापदंड से ऊपर चली गई हो। इसीलिए एक पुराना वित्तीय वर्ष कभी भी किसी की वर्तमान आर्थिक स्थिति का प्रमाण नहीं हो सकता। सही बात है। तो विज्ञापन में जिस विशिष्ट वित्तीय वर्ष की मांग की गई है, उसी वर्ष का सर्टिफिकेट देना होगा। एकदम वही ये साबित करता है कि आवेदन करते समय उम्मीदवार वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर था। तो ये तो हो गई फॉर्मेट और साल की बात। अब इसी कड़ी में दूसरी बड़ी गड़बड़ी हस्ताक्षर और मोहर की है। अरे ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, कई उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र पर राजस्व अधिकारी यानी आरओ के डिजिटल या पेन से किए गए हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर ही नहीं है। सोचिए, ये बहुत हैरान करने वाला है कि कोई इतने बड़े स्तर की परीक्षा दे रहा है और उसका मूल दस्तावेज ही बिना हस्ताक्षर का है। बिना इसके डॉक्यूमेंट अवैध माना जाएगा, ये तो तय है। देखिए, एक बिना हस्ताक्षर और मोहर वाला सरकारी कागज दरअसल सिर्फ एक प्रिंट आउट है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। एक साधारण रद्दी कागज की तरह। बिल्कुल। जब कोई राजस्व अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर या भौतिक मोहर का प्रयोग करता है ना, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो कानूनी रूप से ये जिम्मेदारी ले रहा होता है कि उस कागज पर लिखी गई हर एक जानकारी राज्य के मूल रिकॉर्ड से 100% मेल खाती है। एक तरह से वो गारंटी ले रहा है। हाँ, वो मुहारी सरकार का विश्वास है। अगर वो मुहार ही गायब है तो पूरा दस्तावेज ही संदिग्ध हो जाता है। तो एक तरफ राज्य सरकार अपने भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर इतनी सख्त है जी, लेकिन जब हम इस डीप डाइव में आगे की गलतियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रशासन उम्मीदवार की पारिवारिक जड़ों को ट्रैक करने को लेकर भी उतना ही सख्त है। एकदम सही कहा आपने। और विशेषकर महिलाओं के मामले में ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। हाँ, यहाँ महिला अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें। नियमानुसार आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम और पते से बना होना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल, यदि वो आपके पति के नाम से बना है तो उसे तुरंत सुधार लें, वरना उम्मीदवारी सीधे तौर पर रद्द हो सकती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे जो समाज शास्त्रीय और प्रशासनिक कारण है ना, वो बहुत ही गहरा है। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए,
भारत में आरक्षण की पूरी व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है, विवाह के आधार पर नहीं। जन्म से जाति तय होती है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति को जो सामाजिक या आर्थिक पिछड़ापन विरासत में मिलता है, वो उसके उस परिवार से आता है जहां उसका जन्म हुआ है। सही बात है। अब अगर कोई महिला विवाह करके किसी दूसरे परिवार में जाती है, तो उसकी मूल जाति या उसका जन्म आधारित पिछड़ापन तो नहीं बदलता ना? नहीं, वो तो वही रहेगा। इसलिए जब प्रशासन किसी को आरक्षण का लाभ देता है, तो उसे उस महिला के पिता की सामाजिक स्थिति और पृष्ठभूमि की जांच करनी होती है। ओहो, अब लॉजिक समझ में आया। हाँ, पति के नाम और पते वाला प्रमाण पत्र इस पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भटका देता है। और मैंने ये भी पढ़ा कि निवास प्रमाण पत्र स्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं। एकदम, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भविष्य के पत्राचार और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एक परमानेंट एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही तार्किक है कि सिस्टम विवाह के बाद की स्थिति को नहीं, बल्कि मूल जड़ों को देखेगा। बिल्कुल सही। अब अगर हम शैक्षणिक दस्तावेजों यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की तरफ मुड़े, तो अगला पॉइंट है मूल प्रमाण पत्र। जी। 10वीं और 12वीं का सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना मान्य नहीं होगा। बोर्ड ने अब सभी उम्मीदवारों से मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट की मांग की है। देखिए, प्रोविजनल या औपबंधिक शब्द का डिक्शनरी में अर्थ ही होता है अस्थायी। हाँ, टेम्पररी। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए। जब कोई छात्र अपनी परीक्षा पास करता है, तो विश्वविद्यालय या बोर्ड को मूल प्रमाण पत्र छापने और जारी करने में कई महीनों का समय लग जाता है। हाँ, वो तो सालों साल नहीं आते कई बार। बिल्कुल। तो उस बीच छात्र की आगे की पढ़ाई या नौकरी ना रुके, इसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, काम चलाने के लिए। एकदम। लेकिन उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, भले ही वो कागज पर साफ साफ ना लिखी हो। अब चूंकि बिहार पुलिस की इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए एक लंबा समय बीत चुका है, तो बोर्ड अब ये मानकर चल रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों ने मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिए होंगे। सही बात, इतने टाइम में तो ओरिजिनल आ ही जाना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम चयन के लिए प्रशासन को वो अंतिम और पक्का दस्तावेज चाहिए जो सीधे बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। और शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है, जो है डेटा विसंगति या डेटा मिसमैच। ओहो, ये तो बहुत आम है। हाँ, जो नोटिस आया उसमें साफ है कि कई फॉर्म्स में पिता के नाम की जगह खुद का नाम लिखा गया है, स्पेलिंग की गलती है, जेंडर गलत सिलेक्ट हो गया है, या फिर आयु सीमा में गड़बड़ी है। हाँ, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। नाम या पिता के नाम में स्पेलिंग की गलती होने पर क्या करें? इसके लिए प्रशासन ने रास्ता दिया है। ऐसी गलती होने पर मैट्रिक सर्टिफिकेट के साथ कोर्ट का शपथ पत्र यानी एफिडेविट साथ रखें। तो एफिडेविट से काम चल जाएगा? हाँ, एफिडेविट कानूनी रूप से साबित करता है कि फॉर्म वाला नाम और सर्टिफिकेट वाला नाम एक ही इंसान का है। सही है। और समस्या और समाधान 6 जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर है। जी, बहुत से लोग फाइनल सर्टिफिकेट की जगह प्रोविजनल ले आते हैं। तो वो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह संबंधित बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ही प्रस्तुत करें। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, सब ओरिजिनल चाहिए? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, इन सभी 1749 अभ्यर्थियों को क्या एक ही दिन जाना है? नहीं, भीड़ को मैनेज करने के लिए रोल नंबर के अनुसार तिथियां अलग अलग रखी गई हैं। अब नोट करें वो समय और स्थान जहां इन सभी समस्याओं का समाधान होना है। बिल्कुल, ये जानकारी सबसे जरूरी है। उन 1749 अभ्यर्थियों को 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 के बीच CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद कार्यालय पहुंचना है, जो कि बैक हार्डिंग रोड, पटना 8001 में स्थित है। हाँ, सचिवालय हॉल्ट के पास। और रिपोर्टिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। और इसमें सबसे जरूरी बात, वहां भौतिक उपस्थिति यानी फिजिकल अपीयरेंस अनिवार्य है। ये फिजिकल अपीयरेंस की अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि दस्तावेजों का सत्यापन कोई ऐसा काम नहीं है जो पोस्ट ऑफिस या ईमेल के जरिए किया जा सके। मतलब आपको खुद जाना ही पड़ेगा? बिल्कुल। वहां बैठे अधिकारी उम्मीदवार के चेहरे का मिलान उसके आईडी कार्ड से करते हैं, मूल दस्तावेजों के कागज और उसकी छपाई को अपने हाथों से छूकर देखते हैं। अच्छा, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार को नहीं भेज सकते? बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रतिनिधि को भेजने या कुरियर से कागज भेजने का कोई विकल्प नहीं है। और वहां खाली हाथ
या आधी अधूरी तैयारी के साथ जाना एक और बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी गलती। तो श्रोताओं के लिए हम एक चेकलिस्ट बता देते हैं, इसे ध्यान से नोट कर लें। अपने साथ पीईटी का एडमिट कार्ड, फिजिकल के समय का गेट पास, एक वैध फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी। और हाँ, किसी भी गलती को स्पष्ट करने के लिए कोर्ट का एफिडेविट अगर आवश्यक हो तो जरूर ले जाएं। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका है जहां किसी भी कागज की कमी के लिए कोई दूसरा बहाना नहीं सुना जाएगा। देखिए, इस चेकलिस्ट का एक एक आइटम अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। जैसे कि पीईटी का एडमिट कार्ड और गेट पास। हाँ, वो ये साबित करता है कि जो व्यक्ति पटना ऑफिस में खड़ा है वही व्यक्ति 11 मार्च 2026 के आसपास मैदान में दौड़ लगा रहा था। ताकि कोई फर्जी उम्मीदवार ना आ जाए। एकदम सही। ये किसी भी तरह के इम्पर्सनेशन की संभावना को खत्म करता है। बाकी के मूल दस्तावेज उस फाइल को पूरा करेंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए तैयार हो रही है। और यहाँ एक फाइनल वार्निंग भी है, सावधान रहें, 8 मई 2026 के बाद किसी को भी कोई और मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, समय सीमा बहुत सख्त है। यदि निर्धारित तिथियों के बीच अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी वहीं की वहीं रद्द कर दी जाएगी। सिस्टम की जो थोड़ी बहुत नरमी थी वो 8 मई की शाम 5 बजे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्रशासन की ये समय सीमा पत्थर की लकीर होती है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती। सही बात है। लेकिन अगर हम इस पूरी कागजी कसरत के पीछे छिपे हुए बड़े इनाम को देखें ना, तो ये सारी भागदौड़ बहुत छोटी लगने लगती है। वो कैसे? जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यदि ये दस्तावेज तय समय में सही हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट जून 2026 के मध्य तक आने की पूरी संभावना है। अरे वाह, मतलब बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद का जो भविष्य है वो किसी भी युवा के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। इस कांस्टेबल पद के लिए 30,000 से 40,000 रुपए का वेतन निर्धारित है। एक बहुत ही हैंडसम सैलरी। भर की जॉब सिक्योरिटी मिलती है। मतलब पूरी लाइफ सेट है। एकदम। ये केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित पहचान है। इसलिए एक हलफनामा बनवाने या पटना तक का सफर करने की ये छोटी सी परेशानी उस बड़े भविष्य के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। ये पूरा विश्लेषण दरअसल प्रशासनिक साक्षरता, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेसी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा और कठोर सबक है। जी बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचना कितना अजीब और एक तरह से डरावना भी है कि कोई इंसान शारीरिक रूप से कितना भी सक्षम क्यों न हो, उसने मैदान में कितनी भी तेज दौड़ क्यों न लगाई हो, लेकिन अगर वो सिस्टम की भाषा यानी कागजों और दस्तावेजों की भाषा नहीं समझता तो उसके 30 से 40,000 रुपए महीने वाली एक प्रतिष्ठित वर्दीधारी नौकरी के सपने और हकीकत के बीच एक साधारण सा मुहर लगा कागज भी अभेद्य दीवार बन सकता है। एकदम सही। योग्यता केवल शरीर या दिमाग की नहीं होती, नियमों को समझने और उनका पालन करने की भी होती है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो अपने दस्तावेजों को तुरंत दुरुस्त करें और वर्दी के सपने को सच करें। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें नॉलेज एकेडमी 24 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।